हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी इस वीडियो के अपलोड होने से 2 घंटे पहले हम लोगों ने 10 अगस्त 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखे। इस क्लास में हम लोग 11 अगस्त 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर देखेंगे, जो परीक्षा दृष्टि से आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण खबरों पर हम लोग चर्चा करते हैं। प्रतिदिन वैसे हमारी क्लास 7:30 बजे आती है, लेकिन चूंकि कल क्लास अपलोड नहीं हुई थी, इस वजह से देखा जाए तो आज इस क्लास को हम लोग थोड़ा सा डिले यानी कि 10 बजे अपलोड कर रहे हैं। हम लोगों की क्लास की टाइमिंग 2 है। एक शाम को 7:30 बजे आती है और एक क्लास जो स्पेशल क्लास होती है वो शाम को 10 बजे अपलोड की जाती है। तो आज अपने इस क्लास में हम लोग 11 अगस्त 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को देखा जाए तो मासिक पैकेज के रूप में हम लोगों ने डिजाइन करके रखा है, जिस मासिक पैकेज के अंतर्गत प्रतिदिन आपको क्लास तो मिलती ही मिलती है। इस क्लास के साथ साथ में आपको डेली टेस्ट भी दिया जाता है, डेली प्रिंटेबल पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाता है, महीने के एंड में कंपाइल्ड पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है, यूपी स्पेशल पर विशेष फोकस किया जाता है। यूपी स्पेशल पर विशेष फोकस होने का मुख्य कारण यह है कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पीसीएस जो एग्जाम होता है उसमें मेंस का पेपर जो है वहां पर देखा जाए तो 400 नंबर का पेपर आपका मेंस का है। तो हम लोग यूपी पीसीएस का जो पेपर 5-6 है उसको भी टारगेट करते हैं, साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी को भी टारगेट करते हैं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का जो सिलेबस है उस सिलेबस में सबसे महत्वपूर्ण रोल है देखा जाए उत्तर प्रदेश स्पेशल का। उत्तर प्रदेश स्पेशल 20 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें 8 क्वेश्चन तो यूपी का स्टैटिक जीके से होता है और लगभग 10 से 12 सवाल हर परीक्षा में देखा जाए तो करंट अफेयर से पूछा जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर है वहां से। ठीक, तो इस वजह से हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को एक साथ कंपाइल भी महीने के एंड में करते हैं, लेकिन अपने डेली इस वीडियो क्लास में भी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों पे चर्चा भी करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये हमारी क्लास जो है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए एक एक कर महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। पहली खबर क्या है कि भारत अमेरिका नौसेनाओं के विस्फोटक आयुध निष्क्रियण अभ्यास कोच्चि में आयोजित किया गया। यहां पर देखा जाए पिछली क्लास में भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि 10 से लेकर 14 अगस्त तक कोच्चि में आयोजित किया गया है भारतीय और अमेरिकी नौसेना के बीच में विस्फोटक आयुध निष्क्रियकरण अभ्यास 2026। परीक्षा पूछ सकता है कि विस्फोटक आयुध निष्क्रियकरण अभ्यास 2026 का आयोजन किन दो देशों के बीच में किया गया? तो भारत और अमेरिका के नौसेना के बीच में किया गया है। यहां पर देखा जाए इसका आयोजन कहां पर किया गया? कोच्चि केरल में किया गया। कब से कब तक इसका आयोजन किया जा रहा है? तो 10 से 14 अगस्त तक इसका आयोजन किया जा रहा है। और खास बात यह हो जाता है कि अभ्यास का आयोजन दक्षिणी नौसेना कमान में किया जा रहा है। यहां पर देखा जाए तो इसका उद्देश्य विशेषज्ञ गोताखोरी और विस्फोटक आयुध निष्क्रियकरण दलों के बीच परिचालन अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना है। यह दोनों देशों के बीच में इस प्रकार का 8वां विशेषीकृत द्विपक्षीय अभ्यास है। इसका पहला संस्करण देखा जाए तो 2005 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 2005 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था और 2026 में देखा जाए तो इसका कौन सा संस्करण? इसका संस्करण है यहां पर देखा जाए 8वां। ठीक, 8वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। पूर्वी घाट में नई फर्न प्रजाति, नाम क्या है इसका? पेटेरिसा मधुसूदनानी। पेटेरिसा मधुसूदनानी की खोज की गई है। ये फर्न की एक नई प्रजाति है, ये है फर्न। ठीक है, ये फर्न है, इस फर्न की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। कहां पर? पूर्वी घाट में। देखा जाए पूर्वी घाट में कहां पर की गई है? तो भारतीय वनस्पतिविदों ने तमिलनाडु के कोल्ली पहाड़ियों पर, कहां पर? कोल्ली पहाड़ियों पर फर्न की एक नई प्रजाति पेट्रिस मधुसूदनानी की खोज की है। देखा जाए तो ये जो कोल्ली पहाड़ी है ना, ये पूर्वी घाट का हिस्सा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि पूर्वी घाट पर फर्न की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। यहां पर बात करें तो प्रजाति वर्तमान में लगभग 8 वर्ग किलोमीटर के 2 छोटे स्थलों में सीमित पाई गई है। सीमित आवास और मानवीय अतिक्रमण के कारण इसे अति संकटग्रस्त श्रेणी में भी रखा गया है। ठीक है, यानी कि ये जो देखा जाए तो फर्न की नई प्रजाति है, ये तमिलनाडु के कोल्ली हिल्स में पाई गई है। कोल्ली हिल्स बेसिकली देखा जाए तो पूर्वी घाट का हिस्सा है। कोल्ली हिल्स पूर्वी घाट का हिस्सा है। और खास बात यह है कि ये जो फर्न पाई गई है, ये सीमित क्षेत्र में पाई गई है। सीमित क्षेत्र कैसे? 8 वर्ग किलोमीटर के 2 छोटे स्थलों में सीमित रूप से पाया गया है। इसी वजह से देखा जाए तो सीमित आवास और मानवीय अतिक्रमण के कारण इसे अति संकटग्रस्त श्रेणी में भी रखा गया है। ठीक है, तो परीक्षा में सवाल आपके पूछ सकता है कि हाल ही में खबरों में रहा पेट्रिस मधुसूदनानी किसकी प्रजाति है? किसकी प्रजाति है? ऑप्शन दे देगा वहां पर देखा जाए ऑप्शन, और ऐसे ऑप्शन आपकी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। ऑप्शन रहेगा पहला फर्न, ऑप्शन बी रहेगा यहां पर मशरूम। ठीक है, ऑप्शन डी रहेगा यहां पर देखा जाए चीड़, ऑप्शन
यहां पर देखा जाए डी रहेगा बांस। ठीक, तो इस प्रकार से सवाल आपकी परीक्षा में पूछे तो आपको वहां पर टिक करना है किसकी प्रजाति है। हाल ही में खबरों में रही पैट्रिस मधुसूदनानी फर्न की एक नई प्रजाति है जिसको तमिलनाडु में कोल्ली हिल्स में खोजा गया है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के भौतिक विज्ञानी दीपक धर को डिराक पदक से सम्मानित किया जाएगा। डिराक पदक से सम्मानित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के भौतिक विज्ञानी है, यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका नाम। यहां पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के भौतिक विज्ञानी दीपक धर को प्रतिष्ठित डिराक पदक से सम्मानित किया गया। यह सम्मान सैद्धांतिक भौतिकी में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। देखा जाए तो डिराक पदक अंतरराष्ट्रीय सैद्धांतिक भौतिकी केंद्र के द्वारा प्रदान किया जाता है और दीपक धर का जो शोध है वो विशेष रूप से सांख्यिकीय भौतिकी यानी कि जो स्टैटिकल फिजिक्स होता है, स्टैटिकल फिजिक्स और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स से संबंधित है। ठीक है, तो यहां पर जो स्टैटिकल फिजिक्स और कॉम्प्लेक्स सिस्टम पर शोध के लिए डिराक पदक से किसे सम्मानित किया गया है, सवाल ऐसा परीक्षा में आपके पूछेगा तो आपको यहां पर टिक कर देना है दीपक धर को प्रदान किया गया है जो उत्तर प्रदेश के भौतिक विज्ञानी है। यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण खबर और भी है कि प्राकृतिक ज्ञान धाम के बारे में चर्चा की जाए। भारत का पहला पर्यावरण शैक्षिक हब है ये प्राकृतिक ज्ञान धाम। ठीक है, प्राकृतिक ज्ञान धाम। यहां पर बात की जाए, प्राकृतिक ज्ञान धाम भारत का पहला पर्यावरण शैक्षिक हब है जिसे CSIR राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। यहां पर बात की जाए तो यह बनथरा लखनऊ स्थित महर्षि परशारद जैव संसाधन केंद्र परिसर में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य दुर्लभ एवं संकटग्रस्त पौध संरक्षण करना, जटिल जैव विविधता एवं पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना है। यहां पर देखा जाए तो इसके प्रमुख घटकों में पावनपथ, विभव इनक्लेव एवं भैरव इनक्लेव सम्मिलित है। ठीक है, पावनपथ, विभव इनक्लेव एवं भैरव इनक्लेव सम्मिलित है। तो आपको याद रखना है इसको कहां पर स्थापित किया गया। CSIR राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान के द्वारा इसको विकसित किया गया है, लखनऊ में स्थापित किया गया है प्राकृतिक ज्ञान धाम। ये भारत का पहला पर्यावरण शैक्षिक हब है। चलिए आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। अंतरिक्ष की उड़ान कुंडला जैसी बात की जाए तो शक्तिसैट मिशन विश्व का पहला सभी बालिकाओं वाला वैश्विक चंद्र क्यूबसैट मिशन है। ठीक है, याद रखिएगा परीक्षा में पूछ सकता है कि विश्व का पहला सभी बालिकाओं वाला वैश्विक चंद्र क्यूबसैट मिशन का नाम क्या है। इसका नाम है शक्तिसैट। क्या नाम है? शक्तिसैट मिशन है। और ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है प्री के लिए। प्री में जो साइंस टेक्नोलॉजी के सवाल पूछे जाएंगे वहां पर शक्तिसैट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूर्ण रूप से विश्व का पहला बालिकाओं वाला वैश्विक चंद्र क्यूबसैट मिशन है ये, जिसका उद्देश्य युवा महिलाओं को अंतरिक्ष विज्ञान और अभियांत्रिकी से जोड़े रखना है। यहां पर देखा जाए तो इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है। शक्तिसैट मिशन का नेतृत्व किया जा रहा है स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा? स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है। बात की जाए तो प्रतिभागियों को कक्षीय यांत्रिकी, उपग्रह डिजाइन, चंद्र अन्वेषण और मिशन सिमुलेशन का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। मिशन में लैंगिक समावेशन और STEM क्षेत्रों में, यानी कि स्टेम क्षेत्र जो होता है, स्टेम का मतलब क्या होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इस फील्ड में युवा महिलाओं की भागीदारी बढ़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। यानी कि स्टेम क्षेत्र जो है, स्टेम क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए और विज्ञान तकनीकी के साथ साथ में जो अंतरिक्ष क्षेत्र में है उसमें महिलाओं की भागीदारी और लैंगिक समावेशन को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, उस बात का यहाँ पर खास ध्यान दिया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। पहली बार लाल किले से गाया जाएगा वंदे मातरम। यानी कि देखा जाए स्वतंत्रता दिवस समारोह 2026 में जो 80वां समारोह आयोजित किया जाएगा, इस बार याद रखिएगा स्वतंत्रता दिवस का 80वां समारोह आयोजित किया जाएगा। पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। ठीक है, वंदे मातरम का सामूहिक गायन, जैसे जनगणमन होता है ना, जनगणमन होता है तो सारा एक साथ सामूहिक गायन होता है, उसी प्रकार से वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा पहली बार। बात करें तो वर्ष 2026 में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं और स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरणादायी भूमिका के लिए इसको सम्मानित भी किया जाएगा। यहाँ पर बात करें तो गायन के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रध्वज फहराकर देश को संबोधित करेंगे और समारोह में युवा शक्ति पर विशेष महत्व दिया जाएगा। यहाँ पर बात करें NCC के 2500 कैडेट और मेरा भारत के स्वयं सेवक ज्ञान पथ पर वंदे मातरम की आकृतियां भी बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र को दिए 5 मोर। यहां पर देखा जाए संयुक्त राष्ट्र को भारत के द्वारा 5 मोर यहां पर गिफ्ट किए गए हैं। चर्चा की जाए तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र जेनेवा कार्यालय जो UNOG है, इसको
5 भारतीय मोर भेंट की हैं, जिनमें 4 नीले और एक दुर्लभ सफेद पंखों वाला नर मोर है। यानी कि 4 मोर जो है वो तो नीले हैं, लेकिन यहां पर देखा जाए जो एक मोर है वो सफेद मोर है। यह पहल भारत की जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराता है। भारत ने इससे पहले 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में संयुक्त राष्ट्र को मोरों का एक प्रजनन जोड़ा भेंट किया था। मोरों को प्रारंभ में 3 महीने सुरक्षित परिसर में रखा जाएगा, उसके बाद 46 हेक्टेयर के एरिना पार्क में छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि 5 मोर भारत के द्वारा जो यूनाइटेड नेशन का कार्यालय है, यूनाइटेड नेशन जिनेवा कार्यालय, इसको गिफ्ट किया गया है। आगे देखते हैं, एस्ट्रोबेस ने एवरेस्ट रॉकेट इंजन का अनावरण किया है। यहां पर बात की जाए तो एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजी ने बेंगलुरु में भारत के पहले निजी रूप से विकसित 800 किलो न्यूटन FFSC रॉकेट है, इसका नाम क्या है, एवरेस्ट इसका नाम है, इसका अनावरण किया है। यहां पर बात की जाए, यह तरल ऑक्सीजन मीथेन आधारित इंजन है जो पुनः प्रयोज्य मध्यम भार प्रक्षेपण यानों के उन्नत कक्षीय मिशनों के लिए विकसित किया गया है। देखा जाए तो इंजन में 50 से 110% थ्रस्टर क्षमता, लगभग 340 सेकंड की विशिष्ट आवेग और कई बार पुनर्प्रज्वलन की क्षमता भी विद्यमान है। कंपनी ने देखा जाए पूर्ण पैमाने पर हॉट फायर प्रशिक्षण 2026 में करने तथा पहला प्रक्षेपण दिसंबर 2028 तक करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। तो इस प्रकार से ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत के पहले निजी रूप से विकसित 800 किलो न्यूटन FFSC रॉकेट इंजन का नाम क्या है, एवरेस्ट इसका नाम है। किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको विकसित किया गया है, जो बेंगलुरु बेस एक कंपनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, जैव ईंधन दिवस के बारे में चर्चा करते हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जैव ईंधन दिवस प्रतिवर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में जैव ईंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से देखा जाए तो इसको मनाया जाता है। भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय वर्ष 2015 से मिश्रित जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मना रहा है। बात की जाए तो भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, इसीलिए जैव ईंधन जीवाश्म ईंधनों की निर्भरता घटाने में महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो जैव ईंधन होते हैं, ये जो बायोफ्यूल होते हैं, बेसिकली जो जैव ईंधन जीवाश्म ईंधन जो होते हैं, इन पर निर्भरता को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान। जैसे E20 है ना, E20 पेट्रोल, अब पेट्रोल पर देखा जाए जो E20 मिलाने से, एथेनॉल मिलाने से जो बचत होती है, उसमें एक अहम योगदान E20 का है। उसी प्रकार से उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए विश्व जैव विविधता, यहाँ पर जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं, रुडोल्फ डीजल ने 10 अगस्त 1893 को जर्मनी के ऑसबर्ग में मूंगफली तेल से चलने वाली डीजल इंजन का प्रदर्शन किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, लिंग्विस्टिक्स ओलंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन। यहां पर बात करें इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक्स ओलंपिक 2026 में भारत ने 1 स्वर्ण, 3 कांस्य और 1 ऑनरेबल मेंशन जीता है। देखा जाए तो प्रतियोगिता बुखारेस्ट रोमानिया में आयोजित की गई थी। 40 से अधिक देशों के 255 प्रतिभागियों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था। श्री लक्ष्मी वेंकटरमन ने 17 अंकों के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया है। ठीक, तो यह नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड में भारत की ओर से स्वर्ण पदक किसने जीता है, श्री लक्ष्मी वेंकटरमन ने जीता है। 70 अंक इन्होंने हासिल किए थे। भारतीय टीम का चयन पाणिनि लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड के माध्यम से हुआ था तथा 2026 में भारत के कुल पदकों की संख्या कितनी हो गई है, 37 हो गई है। आगे चर्चा की जाए, VOC पोर्ट यानी कि VO चिदम्बरम पोर्ट जो है, यह देश का पहला स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त प्रमुख बंदरगाह बन गया है। बात की जाए तो VO चिदम्बरम पोर्ट तूतीकोरिन तमिलनाडु 10 अगस्त 2026 को भारत का पहला स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त बंदरगाह बन गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में नवीकरणीय ऊर्जा ने इसकी कुल बिजली खपत जो था 93.89% को पूरा किया। देखा जाए तो बंदरगाह में 7.04 मेगावाट सौर ऊर्जा और 2 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता भी स्थापित है। इसे ISO यहां पर देखें तो 5000012018 ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन भी प्राप्त हो चुका है, जो भारत में किसी बंदरगाह के लिए पहला है। यानी कि परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ISO 5000012018 प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला बंदरगाह कौन सा है, तो ये पहला बंदरगाह देखा जाए तो VO चिदम्बरम पोर्ट है। ठीक है, जो VO चिदम्बरम पोर्ट है, ये भारत का पहला पोर्ट है जिसको ISO 5000012018 ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसी के साथ साथ में ये देश का पहला स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त प्रमुख बंदरगाह बन गया है।
ठीक, चलिए, तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रश्न है जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न क्या है कि भारत अमेरिका नौसेनाओं के विस्फोटक आयुध निष्क्रियकरण अभ्यास 2026 कहां पर आयोजित किया गया? मुंबई, विशाखापट्टनम, कोच्चि या चेन्नई में? क्वेश्चन नंबर 2 है पूर्वी घाट में खोजी गई नई फर प्रजाति का नाम क्या है? पेस्टरिस मधुसूदरानी, पेस्टरिस इंडिका, कोल्लीफर्निया या पेस्टरिस तमिलिका? क्वेश्चन नंबर 3 है प्राकृतिक ज्ञान धाम किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? CSIR नीरी के द्वारा, CSIR NBRI के द्वारा, CSIR IARI के द्वारा या PSI के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 4 है वीओ चिदम्बरम पोर्ट किस उपलब्धि के कारण चर्चा में रहा? यह भारत का पहला पूर्णतः स्वचालित बंदरगाह है, भारत का पहला स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त प्रमुख बंदरगाह है, भारत का पहला निजी प्रमुख बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। और अंतिम सवाल है लिंग्विस्टिक्स इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 1, 2, 3 या 4? ठीक है, तो ये थे 11 अगस्त 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इनमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को समाहित किया गया, संकलित किया गया और इसी के साथ जो हमारा 10 तारीख का करंट अफेयर था वो पहले कंप्लीट हो चुका। इस वीडियो में आपका 11 तारीख का करंट अफेयर कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो को 1-2 बार देखिए। वीडियो हमारे पसंद आया करें तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें और जब वीडियो समाप्त होगा, जब भी आप वीडियो समाप्त करेंगे, अगर आप वीडियो को मतलब समाप्त किए बिना छोड़ के चले जाते हैं तब तो आपका टास्क कंप्लीट नहीं है। लेकिन अगर आपने पूरा वीडियो कंप्लीट किया यानी अपना टास्क जो था करंट अफेयर का उसको कंप्लीट किया है तो आपको वीडियो में सिर्फ लिखना क्या है? वीडियो में लिखना है डन। इससे पता चलता है कि कितने लोग ऐसे हैं जो इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं। ठीक है, और अपना डेली का टास्क जरूर कंप्लीट किया करें जो करंट अफेयर का रहा करे। तो डेली करंट अफेयर के टास्क के लिए साथ ही साथ डेली करंट अफेयर के आसानी से समझने और आपके परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने के लिए, न्यूज़पेपर को डिकोड करने के लिए समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशन को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस सीरीज को अनावरत रूप से संचालित करते रहने के लिए आपका सहयोग भी बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा भी करते रहिएगा। और इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते हैं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।